हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3, जो हमको कंपटीशन लेवल और 12th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पी ब्लॉक के 5A ग्रुप एटम नाइट्रोजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। HNO3 क्या है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जब सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जैसे यहाँ पे HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 5A का है और 5A का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 होता है। इसीलिए HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन हो सकता है, उसका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो ये हुआ HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? उसका काम क्या है? HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड भी है ये, क्योंकि ये H+ बहुत ही आसानी से रिलीज कर देता है। अब एसिड है तो जाहिर सी बात है ये बेस से भी रिएक्शन करेगा, और HNO3 में एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए ये किसी भी बेस से रिएक्शन करके एक ही तरह का साल्ट बनाएगा। और इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी भी एक ही होगी। बेसिसिटी उसको बोलते हैं जो रिप्लेसेबल H+ होता है, और एसिडिटी उसको बोलते हैं जो रिप्लेसेबल OH- होता है। ऐड या रिप्लेस दोनों को हम लोग बोल सकते हैं। एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। HNO3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये एसिड है, साथ में इसका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो शेप स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। HNO3 में सिग्मा, पाई और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। जैसे हम HNO3 का स्ट्रक्चर खींचना चाहते हैं, HON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो एक लोन पेयर रहता है इसके साथ यही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ये हमको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। यहाँ पे O का लिक्विडिटी H से ज्यादा, इसीलिए O क्या करेगा? H से माइनस ले लेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसी प्लस के कारण ये रीच करेगा H+। तो इसको जो अगर ब्रेक करते हैं तो ये देता है H+ और NO3-। तो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है। या इसका अगर आप इक्विवेलेंट वेट भी निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड बराबर मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी। तो HNO3 का मोलिकुलर वेट जो हो, जैसे मान लें यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 48 48 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, +1 हाइड्रोजन है, बाय बेसिसिटी क्या है? 1 है। तो 8 4 12 1 13 3 हासिल 63/1, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, 63। अब जैसे यहाँ पे देखिए कितना सिग्मा अटैच है, 1 2 और 1 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इसमें यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी है, यहाँ पे सिग्मा है। तो इसमें टोटल सिग्मा काउंट कीजिएगा तो कितना होगा? 1 2 3 4।
पाई काउंट कीजिएगा तो कितना होगा 1, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा इसमें 1। ये जो बॉन्ड है हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें लोन पर काउंट कीजिएगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोन पर कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, सेकेंड पीरियड का एटम है, तो सेकेंड पीरियड के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट ही रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड के साथ बनता, अगर यहाँ पे सल्फर होता तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता। तो ये नियम है कि अगर सेकेंड पीरियड के एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो कोऑर्डिनेट ही रहता है। लेकिन जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड के साथ बनता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड में, जो हम लोग H2SO4 में देखते हैं और हम लोग आगे देखेंगे भी। तो यहाँ पे क्या है, ये HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज central atom nitrogen present in maximum oxidation state। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एक ही चीज है। वो क्या है, +5। Hence, oxidize to other and reduce itself। जैसे हम लोग आयरन का रिएक्शन, इसको कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं या जिंक के साथ, तो ये कॉपर को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है और खुद का घटा लेता है, रिड्यूस हो जाता है। ये खुद NO में, कभी N2O में, कभी N2 में, कभी NH4 NO2 में, मीन्स अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा लेता है, दूसरे का बढ़ा देता है। अगर नॉन मेटल के साथ कराते हैं तो कार्बन को CO2 में चेंज कर देता है, I को HiO3 में कर देता है, फास्फोरस को H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है। लेकिन अपना क्या करता है, घटा लेता है। वो हम लोग इसके रिएक्शन से देख लेंगे अभी। हैंस ऑक्सीडाइज टू अदर, अदर में आपको आ जाएगा मेटल हो या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल। ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को ये क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन नंबर अपना घटा लेगा। जैसे ये कभी कभी प्रोडक्ट में क्या देता है, जब हम लोग कॉन्क HNO3 लेते हैं तो वहां पे ये NO2 देता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +4, जबकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है HNO3 का, +5। मतलब ये 5 से कहाँ चला गया, 4 में घट गया। ये कब देता है, जब हम कॉन्क HNO3 लेते हैं मेटल के साथ। तो या ये भी दे सकता है, हमको क्या दे सकता है, N2O दे सकता है या NO दे सकता है। वो डाइल्यूट के साथ देगा। अब डाइल्यूट में भी परसेंटेज है। अगर 50% होगा तो N2O देगा, 50% से कम होगा जैसे 25% अपेक्स तो NO देगा। फिर अगर 10% डाइल्यूट होगा तो N2 देगा, फिर उससे भी कम हो तो NH4 NO2 देगा। मतलब खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये सब प्रोडक्ट में ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये 5 से कम ही आएगा, उसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सेंट्रल एटम कहाँ पे है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, +5 में, जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ओल्ड ग्रुप के बराबर है। अब हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के साथ।
तो रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नेसेंट उसको बोलते हैं जो जस्ट पैदा हुआ हो और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले और रिएक्शन को तहस नहस करने की कोशिश करे, इसीलिए उसको कैंसिल आउट कर देते हैं नेसेंट को, चाहे वो नेसेंट हाइड्रोजन हो या नेसेंट ऑक्सीजन हो। नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा हमको मेटल के साथ और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा नॉन मेटल के रिएक्शन के साथ। तो हम लोग दोनों के साथ HNO3 का रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए हो या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए हो, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। इससे बराबर क्वेश्चन आता है रिएक्शन से, जिसमें 5 आते हैं, जनरली 4-5 आते हैं। HNO3 का रिएक्शन, H2SO4 का रिएक्शन, KMnO4 का रिएक्शन, K2Cr2O7 का रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए या 12th के लिए या और भी अदर कंपटीशन के लिए। तो फिलहाल पहले हम HNO3 का रिएक्शन देखते हैं। किसके साथ देखते हैं, पहले मेटल के साथ या नॉन मेटल किसी के साथ देख लेते हैं। पहले मेटल के साथ ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ HNO3, रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ मेटल। तो इसके लिए हम लोग पहले इसका फिक्स्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिक्स्ड इक्वेशन, फिक्स्ड इक्वेशन, फिक्स्ड इक्वेशन। फिक्स्ड इक्वेशन हमारा क्या होगा वो देख लीजिए। M प्लस एक्स HNO3 gives MnO3 का होल x प्लस XH। यही H हमारा क्या होता है, नेसेंट होता है। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग एकदम माइंड में रखेंगे HNO3 के रिएक्शन के लिए। यहाँ पे लिए हम इसका फिक्स्ड इक्वेशन में आएगा M प्लस एक्स HNO3, उसके बाद M स्मॉल ब्रैकेट NO3 का होल x प्लस XH। यहाँ पे M क्या है, मेटल है, X क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल है, और H यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर M बराबर मेटल, X बराबर वैलेंसी ऑफ मेटल, और कॉन्क HNO3 क्या देता है, ध्यान में इस चीज को हम लोग रखेंगे। कॉन्क HNO3 हमको देगा NO2 डायलूट, डायलूट का मतलब होता है 50% डायलूट। ये हमको देता है N2O, और डायलूट अगर 25% के अप्रोक्स हो तो ये देगा NO। अगर ये डायलूट 10% हो तो ये देगा N2, और ये अगर लेस देन इतना हो, ये अप्रोक्स 3% मान लेते हैं, तो ये देगा NH4NO2। तो सिर्फ डायलूट बोलने का मतलब होता है यहाँ पे 50%, सिर्फ डायलूट बोलने का मतलब ये हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, N2 देगा। और कॉन्क का मतलब है कंसंट्रेट, मतलब प्योर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड हो, उसमें कुछ भी वाटर इन्वॉल्व नहीं हो। या इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 50%, दैट इज 60, 70, 80, 90, 100 जो हो, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन कराना चाहते हैं किसके साथ, कॉन्क HNO3 के साथ
एक बार और एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक बार कॉन्क के साथ, एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसका रिएक्शन कराते हैं? जिंक का, कॉपर या आयरन, किसी का भी करा सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम जिंक का ही कराते हैं, तो रिएक्शन ऑफ जिंक विथ किसके साथ? कॉन्क HNO3 के साथ। पहले किसके साथ लेंगे? कॉन्क HNO3 के साथ जिंक का रिएक्शन। तो जिंक क्या है? मेटल है। यहाँ पे M क्या है? हमारा मेटल है। मेटल की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जिंक लिखेंगे। प्लस X क्या है? वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ मेटल। ठीक है, तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। उसके बाद HNO3। ठीक है, उसके बाद एरो गिव्स, M की जगह पे क्या लिखेंगे? ZN। उसके बाद NO3 अपनी जगह पे रहेगा और X की जगह पे क्या होगा? मेटल। जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 2, नेसेंट हाइड्रोजन कितना है? 1 है ना। तो ये हमारा फिक्स्ड इक्वेशन था। अब इसको हम मान लीजिए अपना एक नया मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, नया 1 मान लेते हैं। ये फिक्स इक्वेशन के लिए था। तो जिंक लिए इस मेटल की जगह पे, X है वैलेंसी ऑफ मेटल 2, HNO3 अपनी जगह रहेगा। M की जगह जिंक मेटल लिए, HNO3 अपनी जगह रहेगा। ये वैलेंसी ऑफ मेटल 2 यहाँ लिखे, ये X की वैलेंसी 2, और यही जो वैलेंसी X है मेटल की वो 2 यहाँ लिख दिए। नेसेंट हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा। अब किससे रिएक्शन करना है हमको? HNO3 के साथ। ये हो गया। अब हमको ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? रिएक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसको हटना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे HNO3 का रिएक्शन कराएंगे। किसका रिएक्शन कराएंगे? HNO3 का रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। HNO3 प्लस यहाँ पे हम लेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्क के साथ ले रहे हैं। तो कॉन्क HNO3 क्या देता है? NO2 देता है। तो पहले तो हमको यहाँ पे क्या बनेगा? NO2 बनेगा। क्या बना यहाँ पे? NO2 बना। अब देखिए यहाँ पे NO2 बना और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बच रहा है? 2 हाइड्रोजन बच रहा है और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या निकाल सकता है? बाय प्रोडक्ट हमको H2O निकाल सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिए यहाँ पे? कैसा HNO3 लिए? यहाँ पे कॉन्क HNO3 लिए। ये HNO3 कैसा है? कॉन्क है, कंसंट्रेटेड है। तो इसका ये प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे नेसेंट, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो दोनों को हमको इस रिएक्शन से क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग 10th में पढ़े थे, है ना, कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से कीजिए या नहीं कीजिए, बात बराबर है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये नेसेंट हाइड्रोजन 2 और ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कैंसिल आउट। यहाँ पे कोई भी सेम हो, जैसे एरो के रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड वाला और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट साइड वाला, या नेसेंट हाइड्रोजन हो या वाटर हो या कोई भी कंपाउंड हो, वो क्या हो सकता है? कैंसिल आउट हो सकता है। और उसके बाद कैंसिल आउट, सेम को कैंसिल आउट करने के बाद जो भी बचेगा उसको हम एरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख देंगे और एरो के राइट साइड वाले को राइट साइड लिख देंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब हम यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब देखिए एरो के, ये तो हमारा फिक्स इक्वेशन है ना, इसको हम अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। इसको आपको HNO3 के रिएक्शन के लिए हमेशा माइंड में रखना होगा, मेटल के साथ के रिएक्शन में, है ना। लेकिन हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा क्या? यहाँ पे जिंक बच गया, मेटल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? जिंक लिख दिए, ZN। प्लस क्या बचा? HNO3, 2 HNO3 यहाँ है। और ये भी क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 HNO3 यहाँ, 2 HNO3 यहाँ, क्या हो गया? 4 HNO3। कितना HNO3 हो गया? ये 4 HNO3।
तो एरो के लेफ्ट साइड वाला हमारा यहाँ लिखा गया है। अब एरो के राइट साइड वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, Zn NO3 का होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O। तो जब हम कॉन्क HNO3 को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका फाइनल प्रोडक्ट हमको ये इक्वेशन मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए HNO3 यहाँ पे क्या है, +5 में है। ठीक है। और जिंक कितना में है, यहाँ पे 0 में है। लेकिन यहाँ पे जिंक कितना में आ गया, ये +2 में आ गया। ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना में आ गया, +4 में आ गया। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कहां से कहां बढ़ रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है। लेकिन वहीं पे क्या है, HNO3 कहां जा रहा है, ये 5 से कहां जा रहा है, ये 4 में जा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ किसका, कॉन्क HNO3 का जिंक मेटल के साथ। फिर अब हम इसका रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, डायल्यूट HNO3 के साथ। जैसे यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट बना है, NO2 बना है। तो डायल्यूट के साथ 50% लेते हैं तो N2O बनेगा। जितना आप डायल्यूट करते जाएगा तो प्रोडक्ट आपको इस तरह से चेंज होता जाएगा। हम यहाँ पे 50% डायल्यूट का देख लेते हैं, बाकी का आप लोग देखेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करेंगे, उसको हम लोग आपस में डील कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कॉन्क HNO3 का रिएक्शन किसके साथ, कॉन्क का तो देख चुके हम लोग, जिंक के साथ। अब देखेंगे डायल्यूट HNO3 का, 50% डायल्यूट का HNO3 के साथ। तो हम लोगों ने अभी नीचे देखा था कि यहाँ पे मेटल की जगह पर हम क्या लिए थे, जिंक लिए थे। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, जिंक ले लेते हैं। यहाँ भी हम जिंक मेटल लेते हैं। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, HNO3 के साथ। कितना, इसकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 HNO3 लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या देगा, जिंक Zn, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रेट NO3 का होल 2 और प्लस 2H नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब जो यहाँ पे हमको लेना है वो क्या लेना है, डायल्यूट HNO3। डायल्यूट HNO3 इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो डायल्यूट HNO3 में हमको क्या मिल रहा था, 50% में N2O। क्या मिल रहा था, N2O। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, डायल्यूट। अब यहाँ पे HNO3 चेंज हो रहा है किसमें, N2O में। मतलब यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख करके हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिए। 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना है, 3 दूना 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मतलब इधर कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है मेरे पास, रेस्ट 5 ऑक्सीजन बचा हुआ है। 5 बचा हुआ है। तो 5 ऑक्सीजन को हमको वाटर के रूप में निकालना है। 5 ऑक्सीजन को वाटर के रूप में हम कैसे निकाल सकते हैं, 5H2O के रूप में। मीन्स 5 ऑक्सीजन के लिए हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 5 दूना 10 हाइड्रोजन चाहिए। कितना हाइड्रोजन चाहिए, 10 हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन टोटल कितना है यहाँ पे, अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इसके पीछे हमको कितना लगाना होगा, इस नेसेंट हाइड्रोजन के पीछे 8 लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 8। तो क्या हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, ये 10 हाइड्रोजन हो गया। तो हमको ये क्या देगा, यहाँ पे
5H2O कितना देगा 5H2O दिया। तो अब लेफ्ट रख कर देखिए बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है और 10 हाइड्रोजन है। अब हमको क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे कितना नेसेंट हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो 8 और 2 है, तो इसको क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 4 से। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, या फिर आप नहीं भी कीजिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस साइड और इस साइड में कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो अब इस टोटल इक्वेशन को हम एरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख देंगे, एरो के राइट साइड वाले को राइट साइड लिख देंगे। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट साइड, पहला एरो के लेफ्ट साइड में क्या है, Zn है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn प्लस उसके बाद क्या है HNO3। कितना HNO3, 2 है यहाँ पे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितना से किए, 4 से किए। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 HNO3 यहाँ होगा और 2 HNO3 यहाँ है। तो टोटल HNO3 मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 HNO3 हो जाएगा। कितना HNO3 हो जाएगा, 10 HNO3 हो जाएगा। तो एरो के लेफ्ट साइड वाला टोटल लिखा गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिव्स एरो कितना हो जाएगा, यहाँ पे Zn HNO3 का होल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 ZnNO3 का होल टू, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे N2O और प्लस 5H2O। ठीक है, तो जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक का, तो हमारा ये इक्वेशन मिलता है, और कॉम के साथ कराए थे तो कुछ और मिला था। ठीक है, वो हो रहा है हमको किस कारण, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज होने के कारण। हमने क्या बोला था कि HNO3 का क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे यहाँ जैसे वहां चेक किए थे, यहाँ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये क्या है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये यहाँ पे +5 में है। तो जिंक यहाँ पे कितना है, +2 में है, और यहाँ पे ये कितना में है, +1 में है नाइट्रोजन। तो यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है। लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है, HNO3 कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 5 से कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो मतलब इसका घट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका, HNO3 का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये +5 से चेंज होके कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह किसी भी मेटल का रिएक्शन कराना हो हमको HNO3 के साथ, चाहे वो कॉम के साथ हो या डाइल्यूट के साथ हो, तो हमने जो फिक्स इक्वेशन वहां पे मेटल का रखा था, आप सिर्फ x का मान मतलब वैलेंसी ऑफ मेटल रखेंगे। अगर वैलेंसी ऑफ मेटल 3 होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 के जगह 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। फिर डाइल्यूट के साथ रहेगा तो वही चीज रहेगा, प्रोडक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन चेंज होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो HNO3 का रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ इसी तरह देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को देखना है किसके साथ, रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ नॉन मेटल। अब देखेंगे क्या चीज हम लोग, विथ नॉन मेटल, विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी कुछ बात हमको ध्यान में रखनी होगी। HNO3 का फिक्स इक्वेशन और नॉन मेटल किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, वो अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कार्बन किसमें चेंज होना चाहेगा, HNO3 में, सॉरी CO2 में। इसमें क्या होगा, कार्बन किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन चेंज हो जाएगा CO2 में, फास्फोरस चेंज हो जाएगा H3PO4 में नॉन मेटल के रिएक्शन के साथ। फिर I2 चेंज हो जाएगा यहाँ पे किसमें, HiO3 में। सल्फर चेंज हो जाएगा H2SO4 में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे P4 भी दे सकता है। अगर P4 दे देगा तो हमारा प्रोडक्ट तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की जगह पे 4 मॉलिक्यूल आ जाएगा। उसी तरह S8 भी दे सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो हमारा यही रहेगा,
लेकिन यहाँ पे FH2SO4 लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह हमको FeSO4 चेंज होता है Fe2SO4 के होल 3 में चेंज होता है। तो हमको इसी तरह और भी बहुत सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन मेन नॉन मेटल यहाँ पे यही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे और इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स इक्वेशन है, फिक्स्ड इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं हम लोग किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। फिक्स्ड इक्वेशन विथ नॉन मेटल, फिक्स्ड इक्वेशन किसका, HNO3 का। तो यहाँ पे हम अगर 2HNO3 ले लेते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या देता है, NO2 और 2 N है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन क्या देगा हमको, 1H2O देगा और प्लस बच गया क्या, 6 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन बच गया। तो यही 1 ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इक्वेशन। जैसे वहां पे क्या हुआ था, मेटल के साथ किए थे तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, नेसेंट हाइड्रोजन मिला था। यहाँ क्या मिला था हमको, मेटल के साथ नेसेंट हाइड्रोजन मिला था। लेकिन यहाँ पे जब मेटल के साथ हाइड्रोजन मिला था और नॉन मेटल के साथ क्या मिल रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिक्स्ड इक्वेशन। अब मान लीजिए इसमें से हम किसी भी एक का देख लेते हैं पहले, फिर बाकी देख लेंगे किसी एक का भी। जैसे मान लीजिए हम कार्बन का ही देख लेते हैं सिंपली पहले, उसके बाद 1-2 का और देख लेंगे। तो कार्बन किस में चेंज होता है, यहाँ देखिए कार्बन कहाँ चेंज हो रहा है, C चेंज हो रहा है CO2 में। तो हम पहले क्या करेंगे, CO2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, CO2 लिख देंगे। CO2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में। तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन देना होगा। कितना नेसेंट ऑक्सीजन देना होगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितना नेसेंट ऑक्सीजन है, 1 नेसेंट ऑक्सीजन है। तो हमने पहले भी बताया कि नेसेंट ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, उसको रिएक्शन के दौरान हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं तो वो रिएक्शन को परेशान करता रहता है पूरे मीडियम को। तो इसीलिए इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 2 है, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इस नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर वही पुरानी बात करेंगे हम लोग, एरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख देंगे और राइट वाले को राइट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे 2HNO3 है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4HNO3। कितना हो जाएगा ये 4HNO3 और प्लस ये C हो जाएगा कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या दिया हमको, 4NO2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो जब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराए HNO3 का तो हमारा फिक्स इक्वेशन क्या था, ये है। अब यहाँ पे कार्बन किस में चेंज हो रहा है, हमारा CO2 में। तो फिक्स इक्वेशन हम HNO3 का ये लिख लिए, यहाँ पे 1 नेसेंट ऑक्सीजन मिला, लेकिन कार्बन किस में चेंज हो रहा है, CO2 में। कार्बन को पहले चेंज किए CO2 में। राइट साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन था, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए लेफ्ट साइड में हमने 2 ऑक्सीजन डाल दिया इसको बैलेंस करने के लिए। अब नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसीलिए इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको कैंसिल आउट कर दिए। फिर एरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिख दिए और राइट वाले को राइट साइड कर दिया मल्टीप्लाई करने के साथ। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 और के साथ देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसी के साथ 1 ले लेते हैं, इसके साथ, और 1 इसके साथ हम कर लेते हैं। इसी तरह आप लोग सबके साथ कर सकते हैं, इतना ही के साथ नहीं, समूह के साथ। मेन है कि आपका ये फिक्स इक्वेशन आपको ध्यान में हो और कौन किस में कन्वर्ट होता है। जनरली मैक्सिमम में ही चेंज हो रहा है। देखिए +4 में, +5 में, यहाँ पे +5 है जो 7 होना चाहिए,
यहाँ भी 6 में जा रहा है, +6 में, यहाँ भी 6 में ही जा रहा है। यहाँ +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। यहाँ पे सल्फर देखेंगे, यहाँ पे एक फास्फोरस था, 4 फास्फोरस थे, तो इसके पहले हमने 4 लगा दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं। हम लोगों ने HNO3 का रिएक्शन नॉन मेटल कार्बन के साथ देखा। अब देखते हैं फास्फोरस के साथ और Fe2SO4 के साथ। तो देखना है विथ फास्फोरस। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग HNO3 का फिक्स इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे। तो किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, क्योंकि मेटल के साथ अलग होता है। तो यहाँ पे फिक्स इक्वेशन क्या है HNO3 का, यहाँ पे लिखे थे हम लोग 2HNO3। ये क्या दिया था, 2NO2 + H2O और प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमारा 1 था। अब इसको हमको रिएक्शन किसके साथ करना है, फास्फोरस के साथ। तो हम लोगों ने देखा कि फास्फोरस किस में चेंज होता है, H3PO4 में चेंज होता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, H3PO4 में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ फास्फोरस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे वाटर निकलना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, तो हमको क्या करना होगा, इसको इवन में लाना होगा। क्योंकि वाटर जब भी निकालते हैं H2O के रूप में, तो यहाँ पे O के साथ में जो सब्सक्रिप्ट होता है वो इवन में होता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑड में है, तो इसको हम फिलहाल इवन में ले जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, फास्फोरस को इसके लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, HNO3 सॉरी H2SO4। कितना H2SO4 का हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 3H2O हो जाएगा। और प्लस अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 ऑक्सीजन हुआ है, और यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8 ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ पे हमको कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 5 ऑक्सीजन की जरूरत है, 5 ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो 5 ऑक्सीजन यहाँ पे हमको लिखना होगा। वो किस रूप में लिखना होगा, नेसेंट के रूप में लिखना होगा। किस रूप में लिखना होगा, नेसेंट के रूप में। अब देखिए, तो ये और ये दोनों हमारा क्या है, बैलेंस है। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, 2 इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेसेंट ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन कितना है, 5 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको हमको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 1 से कीजिए या नहीं कीजिए, तब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 5 नेसेंट ऑक्सीजन से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और कैंसिल आउट होने के कगार पे आ चुका है। क्या है वो, वाटर और वाटर। ये एरो के लेफ्ट साइड में है और ये एरो के राइट साइड में है वाटर। जैसे नेसेंट ऑक्सीजन एरो के लेफ्ट और राइट में था तो कैंसिल आउट हुआ, उसी तरह यहाँ पे वाटर और यहाँ भी वाटर है कैंसिल आउट होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2H2O। 3 यहाँ से कैंसिल हो गया 5 में, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल हुआ और इस यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 2H2O बच गया। अब और यहाँ पे कोई कैंसिल आउट होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एरो के लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिखेंगे, राइट वाले को राइट। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, HNO3 10HNO3। कितना हो जाएगा ये, 10HNO3 प्लस एरो के लेफ्ट साइड में ये। अब बचा क्या, P, 2P बच गया। अब क्या बचेगा, एरो के राइट साइड में जाना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10NO2 प्लस 2H2O प्लस 2H3PO4। तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पे HNO3 क्या है, +5 में है। यहाँ पे फास्फोरस क्या है, 0 में है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, +4 में है। यहाँ पे फास्फोरस क्या है, +5 में है।
तो यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 5 से 4 में जा रहा है, और फास्फोरस 0 से 5 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर अब हम लिगेशन किसके साथ कराते हैं हम लोग, विथ FeSO4 के साथ, विथ FeSO4। तो यहाँ भी पहले क्या करेंगे हम लोग, फिक्स इक्वेशन लिख लेंगे, किसका, HNO3 का। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2HNO3 gives 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है हमारा, FeSO4 है, क्या है, FeSO4। ये किसमें चेंज हो रहा है, Fe2SO4 का होल 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फेट कितना है हमको, लेफ्ट साइड में 1 सल्फेट है, यहाँ पे कितना सल्फेट है, यहाँ पे 3 सल्फेट है, यहाँ पे आयरन कितना है, 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आयरन को 2 करने के लिए 2 लगा दिए, क्योंकि रिएक्शन अगर हमको नॉर्मल बैलेंस करना होता है, इक्वेशन को 9th में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस कर दीजिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कर दीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, मेटल है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन सब है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। अब उसके बाद सल्फर 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फर 3 है। अब यहाँ पे सल्फेट O4 भी है। तो सल्फेट को हमको बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 सल्फेट है, यहाँ पे 3 सल्फेट है, तो अब तो यहाँ 2 हो गया इसके कारण। अब यहाँ 1 सल्फेट बचा, तो सल्फेट हमको आसानी से कहाँ मिल जाएगा, वाटर में तो सल्फेट मिलेगा नहीं, तो ये मिलेगा कहाँ, H2SO4 में। तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, H2SO4 ले लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे आयरन क्या है, 2 है, सल्फर कितना है, 2 और 1 3, सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 3 12 और 1 13, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 दूना 8 और 4 12। मतलब यहाँ पे हमको 1 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, हमको प्लस 1 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है। 1 नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया हमको। अब दोनों साइड में क्या हो गया, बराबर हो गया एटम की संख्या। अब क्या करेंगे, जो जो सिमिलर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस है 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे और कोई भी सिमिलर नहीं है, कैंसिल आउट होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो एरो के राइट साइड में है दोनों, तो वो ऐड हो जाएगा राइट साइड में, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एरो के लेफ्ट वाला लिख लेंगे। तो कितना HNO3 है, यहाँ पे 2 HNO3 है, 2 HNO3 प्लस यहाँ पे क्या है, 2 FeSO4 प्लस H2SO4। उसके बाद दिया हमको प्रोडक्ट में 2NO2 प्लस H2O, कितना, 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 H2O प्लस Fe2SO4 का होल 3। तो ये हो गया हमारा, इसके साथ FeSO4 के साथ ये हमारा बैलेंस इक्वेशन, विथ फास्फोरस के साथ हमारा ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। यहाँ भी आप देखिएगा, तो यहाँ पे ये HNO3 क्या है, +5 में है, यहाँ पे क्या गया, ये +4 में गया। यहाँ पे देखा तो आयरन 2 में है, यहाँ पे क्या है, 3 में है। तो यहाँ पे ये इसके साथ हमारा किसके साथ रिएक्शन हुआ, HNO3 का रिएक्शन किया हम लोगों ने किसके साथ, मेटल और नॉन मेटल के साथ। मेटल में हम लोगों ने डाइल्यूट और कौन के साथ देखा। आपको कहीं पे इक्वेशन को कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड
या पीछे भी पढ़े हैं उसमें। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, जहाँ से मेन सवाल हमको बनता है 12th में और कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में। तो आप लोग साथ रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।